नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे थे और पिछले वीडियोस में हम जहां तक बात कर चुके थे दोस्तों, उसको एक बार मैं वापस आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर चुके थे प्रस्तावना में कि हमने प्रस्तावना को समझने के दृष्टिकोण से 4 भागों में बांट कर देखा था। ठीक है दोस्तों, पहला भाग था संविधान किसने बनाया। संविधान किसने बनाया। दूसरा भाग था दोस्तों शासन की पद्धति। शासन की पद्धति। तीसरा भाग था दोस्तों शासन पद्धति के उद्देश्य। शासन पद्धति के उद्देश्य। चौथा भाग हमने पढ़ा था संविधान कब अंगीकृत किया गया। संविधान कब अंगीकृत किया। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था प्रस्तावना पर विश्व की महान क्रांतियों का प्रभाव। प्रस्तावना पर विश्व की महान क्रांतियों का प्रभाव हम लोगों ने पढ़ा। दोस्तों, हमने यहाँ पे 3 क्रांतियाँ पढ़ी थी जिनका प्रभाव हमारे संविधान की प्रस्तावना पर दिखाई देता है। और दोस्तों, ये 3 क्रांतियाँ कौन कौन सी थी? तो ये 3 क्रांतियाँ थी दोस्तों रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था प्रस्तावना से संबंधित विवाद। प्रस्तावना से संबंधित विवाद। और दोस्तों, विवाद में हमने 2 प्रकार के विवाद देखे थे। हमने पहला देखा था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। संविधान का भाग है। और इसमें भी हमने देखा था 2 दोस्तों, भाग है और भाग नहीं है। इसके बाद हमने देखा दोस्तों दूसरा टाइप का विवाद देखा था, क्या प्रस्तावना न्याय योग्य है। क्या प्रस्तावना न्याय योग्य है। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो हमने प्रस्तावना में क्या क्या बात कर ली थी। प्रस्तावना को समझने के दृष्टिकोण से हमने 4 भागों में बांटा था। संविधान किसने बनाया, शासन की पद्धति, शासन पद्धति के उद्देश्य, संविधान कब अंगीकृत किया गया। फिर हमने देखा दोस्तों यहाँ पर प्रस्तावना पर विश्व की महान क्रांतियों का प्रभाव। फिर हम लोगों ने देखा प्रस्तावना से संबंधित विवाद। विवाद में हमने 2 प्रकार के विवाद देखे, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है और दूसरा हमने देखा था क्या प्रस्तावना न्याय योग्य है। इसके आगे हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं प्रस्तावना की विशेषताएं। हमारा हेडिंग है दोस्तों आज का प्रस्तावना की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीएम्बल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीएम्बल। दोस्तों, प्रस्तावना की विशेषताओं की बात करें तो प्रस्तावना की पहली विशेषता है कि प्रस्तावना जो है ये न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना की पहली विशेषता है दोस्तों कि प्रस्तावना न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायपालिका इसे लागू करवाने का अधिकार नहीं रखती है। ठीक है दोस्तों, इसको लागू करवाना, इसका पालन करना सरकार की इच्छा का विषय, न्यायपालिका का विषय ये नहीं मानी गई है। दोस्तों, प्रस्तावना की दूसरी विशेषता है कि प्रस्तावना भारत में लोकप्रिय प्रभुसत्ता को स्थापित करती है। प्रस्तावना भारत में क्या स्थापित करती है दोस्तों? लोकप्रिय प्रभुसत्ता को प्रस्तावना स्थापित करती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रस्तावना की तीसरी विशेषता है कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना भारत को समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाती है। प्रस्तावना भारत को क्या बनाती है दोस्तों?
तो प्रस्तावना भारत को समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करती है। इसके बाद दोस्तों प्रस्तावना की चौथी विशेषता है, और इसकी चौथी विशेषता है कि प्रस्तावना भारत के लोगों के बीच न्याय, स्वतंत्रता, समानता स्थापित करती है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता स्थापित करती है। इसके बाद दोस्तों प्रस्तावना की पांचवी और आखिरी विशेषता है दोस्तों कि प्रस्तावना जो है ये बताती है, प्रस्तावना भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि या करने की तिथि बताती है। दोस्तों प्रस्तावना क्या बताती है कि संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो दोस्तों हमने प्रस्तावना की 5 विशेषताएं देखी है। अगर मेंस में 50 शब्दों में सवाल पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना की विशेषताएं बताइए, तब आप इसकी 5 विशेषताएं लाइन से बता सकते हैं। पहले आप बताएंगे कि प्रस्तावना न्याय योग्य या वाद योग्य है, अर्थात इसका उल्लंघन होने, न्याय योग्य वाद योग्य नहीं, अर्थात इसका उल्लंघन होने पर न्यायपालिका इसे लागू नहीं करवा सकती। दूसरी विशेषता इसकी बताइए दोस्तों, प्रस्तावना भारत में लोकप्रिय प्रभुसत्ता को क्या करती है, स्थापित करती। दोस्तों लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग जो शब्द है लोकप्रिय प्रभुसत्ता को बताता है। इसका मतलब सब कुछ, संविधान का निर्माण, शासन व्यवस्था, सब कुछ कौन संचालित कर रहा है, जनता संचालित करी। इसी बात को लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहा जाता है। तीसरी बात दोस्तों प्रस्तावना बताती है कि भारत को समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाया गया है। ये कौन बताता है दोस्तों, प्रस्तावना हमें बताती है। चौथी बात दोस्तों प्रस्तावना भारत के लोगों के बीच न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसी अवधारणाओं को क्या करती है, स्थापित करती है। पांचवी बात दोस्तों प्रस्तावना भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि के बारे में हमें जानकारी देती। तो दोस्तों संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि भी कहाँ लिखी हुई है, प्रस्तावना में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाती है प्रस्तावना की विशेषताएं। इसके बाद दोस्तों हम प्रस्तावना की महत्ता के बारे में बात करेंगे। तो हमने प्रस्तावना की विशेषताएं देखी, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं प्रस्तावना की महत्ता, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आज प्रस्तावना को पढ़ा जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस है दोस्तों। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा प्रस्तावना की महत्ता। दोस्तों अगर प्रस्तावना की महत्ता की बात की जाए तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि प्रस्तावना संविधान के, पहली महत्ता है इसकी, प्रस्तावना संविधान के आदर्शों और लक्ष्यों को इंगित करती है। प्रस्तावना जो है दोस्तों वो संविधान के आदर्शों और उसके लक्ष्यों को क्या करती है, इंगित करती है। प्रस्तावना ये बताती है कि संविधान के आदर्श क्या है, संविधान के लक्ष्य क्या है, लोगों को न्याय प्रदान करना, स्वतंत्रता देनी है, समानता देनी है, बंधुता की स्थापना करवानी है। यही संविधान के क्या है, लक्ष्य, जिनको कौन बताता है दोस्तों, प्रस्तावना बताती है। इसके बाद दोस्तों प्रस्तावना की दूसरी महत्ता बताई गई है कि यह संविधान के स्वरूप को, यानी प्रस्तावना संविधान के स्वरूप को लोकतांत्रिक बनाती है, लोकतांत्रिक बनाती है।
प्रस्तावना संविधान के स्वरूप को कैसा बनाती है दोस्तों? लोकतांत्रिक बनाती है। ठीक है दोस्तों, लोकतांत्रिक कैसे बनाती है? प्रस्तावना में साफ सुथरे शब्दों में लिखा गया है। शासन पद्धति में हमने पढ़ा था, 4 शब्द पढ़े थे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। दोस्तों, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना प्रस्तावना में कहाँ की गई है? शासन की पद्धति के अंतर्गत की गई है। इसके बाद दोस्तों हम तीसरी बात करने जा रहे हैं, जो प्रस्तावना में महत्ता के अंदर अगर हम देखें तो इसकी तीसरी महत्ता है दोस्तों, प्रस्तावना के अनुसार भारत में अंतिम शक्ति, प्रस्तावना के अनुसार भारत में अंतिम शक्ति जनता में निहित है। अंतिम शक्ति किसमें निहित है दोस्तों? जनता में निहित है। प्रस्तावना बताती है, देखो दोस्तों, प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग शब्दों से और प्रस्तावना समाप्त हो जाती है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इन शब्दों पर प्रस्तावना क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अगर हम पहली लाइन को और आखिरी लाइन को एक साथ पढ़ें, पहली लाइन में क्या लिखा हुआ दोस्तों? हम भारत के लोग। आखिरी लाइन में क्या लिखा हुआ? संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते। दोस्तों, इससे क्या सिद्ध होता है कि जो प्रस्तावना है ये बता रही है कि भारत में अंतिम शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इसकी चौथी महत्ता देखते हैं दोस्तों प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना की चौथी इंपॉर्टेंस जो है वो है ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया। प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा है दोस्तों? आत्मा कहा है। इसकी महत्ता बताते हुए ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा है। दोस्तों, पांचवी महत्ता की अगर हम बात करें प्रस्तावना की, तो केशवानंद भारती के केस में, केशवानंद भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की व्याख्या का आधार माना। संविधान की व्याख्या का आधार माना। तो दोस्तों, ये प्रस्तावना का क्या है दोस्तों? व्याख्या का आधार माना। ये प्रस्तावना की 5 हमने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस देखी है। अगर मेंस में सवाल पूछ ले, आरएस मेंस में, कि प्रस्तावना की इंपॉर्टेंस बताइए, 50 शब्दों में ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, आप कैसे बताएंगे? आप बताएंगे इसमें पहली महत्ता इसकी है कि प्रस्तावना संविधान के आदर्शों और लक्ष्यों को क्या करती है दोस्तों? तो ये इनको इंगित करती है। इसकी दूसरी महत्ता, प्रस्तावना संविधान के स्वरूप को कैसा बनाती है? लोकतांत्रिक बनाती है। प्रस्तावना के अनुसार भारत में अंतिम शक्ति, अंतिम सत्ता किसके पास है दोस्तों? जनता में निहित है। प्रस्तावना में बताया गया, ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना के लिए कहा कि प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा है। अगली बात दोस्तों, 5वीं बात है, प्रस्तावना केशवानंद भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की व्याख्या का काम माना है दोस्तों? आधार बना। तो ये जो 5 बातें हैं, ये 5 बातें संविधान की प्रस्तावना की क्या बताती है? महत्ता को इंगित करती है। इसके बाद दोस्तों हम अगली बात देखने जा रहे हैं, प्रस्तावना की सीमाएं। प्रस्तावना की सीमाएं। प्रस्तावना की क्या सीमाएं दोस्तों, इसकी हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर प्रस्तावना की सीमा की बात की जाए तो प्रस्तावना की पहली सीमा है कि प्रस्तावना न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना की पहली सीमा है दोस्तों कि प्रस्तावना न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायपालिका इसे क्या नहीं कर सकती? लागू नहीं कर सकती, नहीं करवा सकती। इसे लागू करवाने का अधिकार किसके पास रहेगा दोस्तों? तो प्रस्तावना को लागू करवाने का अधिकार सरकार के पास है। जो बातें लिखी हुई इनका पालन करना या ना करना सरकार की इच्छा का विषय है। न्यायपालिका यहाँ हस्तक्षेप नहीं कर सकती। प्रस्तावना की दूसरी सीमा है दोस्तों यहाँ पर कि जो प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता समानता है, प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता समानता
जैसी अवधारणा वास्तविक रूप में मौलिक अधिकारों के साथ, मौलिक अधिकारों में वास्तविक रूप में मौलिक अधिकारों में प्रत्याभूत होती है। कहाँ दिखाई देती दोस्तों? ये मौलिक अधिकारों में प्रत्याभूत होती है। इनका दोहराव किया जाना बिल्कुल अननेसेसरी है। यहाँ लिखने पर इनका कोई महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि इनको लागू करवाने का अधिकार तो सरकार के पास है, सरकार के पास है। न्यायपालिका तो कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकती है। ठीक है दोस्तों, ना जनता का इसमें कोई हस्तक्षेप हो सकता है, जो है वो सब कुछ कौन है? सरकार है। ठीक है, तो इसलिए वास्तविक रूप में ये जो अवधारणा है ना, स्वतंत्रता समानता जैसी अवधारणा, ये कहाँ मिलती है? मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में तो केवल इनको लिख दिया गया, किसी काम की यहाँ नहीं है। इसके बाद दोस्तों तीसरी सीमा है प्रस्तावना की। प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय, प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय वास्तविक रूप में मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में प्रदान किए गए हैं। दोस्तों जो न्याय यहाँ बताए गए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, तो सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय तो मौलिक अधिकारों में प्रदान किया गया वास्तविक रूप से, और जो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय है उसे नीति निदेशक तत्वों में दिया गया। सही मायने में यहाँ से लागू किए गए हैं, ना कि प्रस्तावना के माध्यम से इन्हें लागू किया गया। इसके बाद दोस्तों चौथी बात बताई गई है इसकी सीमा में प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना की चौथी सीमा है दोस्तों, प्रस्तावना में उल्लेखित पंथ निरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य सही मायने में धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में, धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में स्थापित हैं। दोस्तों यहाँ तो केवल पंथ निरपेक्ष राज्य लिख दिया गया, पर साथ ही साथ लोग राज्य की जिम्मेदारी तय की गई मौलिक अधिकारों में कि लोग धर्म के अनुसार क्या कर सकें? आचरण कर सके। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। लोग अपने धर्म का अंतःकरण कर सके, ठीक है, धर्म का क्या कर सके? प्रचार प्रसार कर सके। ये सारी जिम्मेदारियां किसकी तय की गई है दोस्तों? तो ये सारी जिम्मेदारियां सरकार की तय की गई। सरकार की जिम्मेदारी की सरकार ऐसा काम लोगों के साथ करवाए। ठीक है दोस्तों, तो सही मायने में पंथ निरपेक्षता कहाँ सिद्ध होती है? तो ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में स्थापित होती है। इसके बाद दोस्तों पांचवी बात बताई गई है इसकी सीमा में कि बेरूबाड़ी के केस में या बेरूबाड़ी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना था, संविधान का हिस्सा नहीं माना था दोस्तों। वह हालांकि बाद में केशवानंद भारती के केस में से क्या मान लिया गया? संविधान का भाग मान लिया गया, परंतु एक बार शुरुआत में ऐसी स्थितियां भी बन चुकी थी कि बेरूबाड़ी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने प्रस्तावना की क्या देखी सीमा, एक बार वापस से बता दे रहा हूं। प्रस्तावना की हमने 5 सीमाएं देखी। आपसे पूछा जा सकता है आपके RS मेंस में या IS मेंस में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना की सीमाएं बताइए। दोस्तों सीमाओं में आप क्या बताएंगे कि प्रस्तावना न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। दूसरी सीमा बताएंगे आप प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता समानता जैसी अवधारणा वास्तविक रूप में कहाँ मिलती है? तो मौलिक अधिकारों में इनको प्रत्याभूत किया गया है। प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय जो है वो वास्तविक रूप में मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में क्या किया गया दोस्तों? प्रदान किया गया है। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष राज्य सही मायने में धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसके मौलिक अधिकार में क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। अगली बात दोस्तों, बेरूबाड़ी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना था। ठीक है दोस्तों, ये इसकी क्या हो जाती है? सीमा हो जाती है। दोस्तों हम प्रस्तावना का आखिरी बात देखने जा रहे हैं। यहाँ हमारा टॉपिक जो है प्रस्तावना वो कंप्लीट हो जाएगा, हमें केवल सवाल देखने रह जाएंगे प्रस्तावना के। तो दोस्तों हम प्रस्तावना की आखिरी बात देखते हैं।
प्रस्तावना से संबंधित तथ्य, प्रस्तावना से संबंधित तथ्य। कुछ फैक्ट है दोस्तों जो आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, स्पेशली ये फैक्ट आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। कहाँ पूछे जाते हैं? प्रीलिम्स एग्जाम जितने भी होते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर जितने भी होते हैं, चाहे आरएस का हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे आपके स्कूल लेक्चरर का हो, चाहे आपके ये पेपर जो हो ये सेकेंड ग्रेड टीचर का हो, चाहे ये रीट एग्जाम का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे पुलिस का हो, ठीक है। इन एग्जाम्स में सवाल क्या किया जा सकता है? पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं दोस्तों। जैसे प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ दोस्तों? एक बार हुआ। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। प्रस्तावना में लोग शब्द का प्रयोग, सॉरी, प्रस्तावना में दोस्तों भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ? दो बार हुआ। प्रस्तावना में लोग शब्द का प्रयोग एक बार हुआ। दोस्तों भारत शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, लोग शब्द का प्रयोग एक बार हुआ। अगली बात दोस्तों, प्रस्तावना में नागरिक शब्द का प्रयोग, नागरिक शब्द का प्रयोग भी कितनी बार हुआ दोस्तों? एक बार हुआ। अगली बात दोस्तों, प्रस्तावना में अभी तक, प्रस्तावना में अभी तक संशोधन एक बार हुआ है। तो दोस्तों प्रस्तावना में अभी तक संशोधन कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ। कौन सा संशोधन हुआ दोस्तों यहाँ पर? तो प्रस्तावना में हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। कब हुआ था दोस्तों? ये 1976 में हुआ था। और इससे प्रस्तावना में, इससे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए थे दोस्तों? इससे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? पहला शब्द जोड़ा गया था समाजवादी। कौन सा शब्द जोड़ा गया था दोस्तों? पहला समाजवादी। दूसरा शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष। दूसरा कौन सा शब्द जोड़ा गया दोस्तों यहाँ पर? पंथ निरपेक्ष। तीसरा शब्द जोड़ा गया था दोस्तों प्रस्तावना में और अखंडता, और अखंडता। ठीक है दोस्तों, तो प्रस्तावना में अभी तक संशोधन कितने हुए हैं? प्रस्तावना में अभी तक पहला एक संशोधन हुआ है। कौन सा? 42वां संशोधन 1976। और इससे कितने शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में? तो 42वें संशोधन से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द, प्रस्तावना में गणराज्य शब्द फ्रांस से लिया है। कहां से लिया दोस्तों? फ्रांस से लिया है। अगली बात दोस्तों, प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। अगली बात दोस्तों, प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार किसके पास है दोस्तों? तो प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार संसद के पास है। अभी तक हमने जो देखा उसको मैं फिर से बता रहा हूं। हमने देखा प्रस्तावना से संबंधित कुछ फैक्ट हम लोगों ने देखे। इसमें हमने देखा कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। प्रस्तावना में लोग शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ? 1 बार हुआ। प्रस्तावना में नागरिक शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ? 1 बार हुआ। अभी तक प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुए हैं? 1 बार हुए। कौन सा संशोधन हुआ दोस्तों यहाँ पर? तो प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगली बात दोस्तों, प्रस्तावना में गणराज्य शब्द कहां से लिया है? फ्रांस से लिया। प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। आगे हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात हम देखने जा रहे हैं। ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव और पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 लोग हैं दोस्तों। कौन कौन है? एक तो है ठाकुरदास भार्गव और दूसरे कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले नंबर पर ठाकुरदास भार्गव आएंगे, दूसरे नंबर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू आएंगे। ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की क्या कहा है दोस्तों? इसे
आत्मा कहा है। याद रखना दोस्तों, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएं और एक को चुनना पड़े तो आपकी पहली प्राथमिकता कौन हो जाएगा? ठाकुरदास भार्गव। और अगर दोनों में से एक आए तो वही आपका आंसर होगा। दोस्तों ये सवाल अभी तक केवल और केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से पूछा गया है, ठाकुरदास भार्गव के नाम से सवाल अभी तक नहीं पूछा गया। अगली बात दोस्तों, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली, संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। दोस्तों के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की क्या बताया? राजनीतिक जन्म कुंडली बताया है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल यूपीएससी मेंस में, सिविल सर्विसेज मेंस में, आईएएस मेंस में 1989 में पूछा गया, 1993 में पूछा गया और 1994 में पूछा गया। 3 बार ये सवाल आईएएस मेंस में पूछा जा चुका। 100 शब्दों में सवाल पूछा जाता था। तीसरी बात दोस्तों, अर्नेस्ट बारकर पहले नंबर पर आ जाएंगे। दूसरे नंबर पर आ जाएंगे के.एम. मुंशी और तीसरे नंबर पर आ जाएंगे ठाकुरदास भार्गव। ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। क्या कहा है दोस्तों? संविधान की कुंजी कहा। अंग्रेजी में इसे की नोट्स कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? की नोट्स कहा है। याद रखना दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी 3 लोगों ने कहा। सबसे पहले बात ब्रिटिश जो पॉलिटिकल साइंस के ऑथर हैं उन्होंने कहा, अर्नेस्ट बारकर ने। दूसरे नंबर पर के.एम. मुंशी ने और तीसरे नंबर पर किसका नाम आता है? ठाकुरदास भार्गव का नाम आता है। अगर तीनों ऑप्शन में आ जाए तो एक ऑप्शन ये भी आएगा उपर्युक्त सभी। अगर ऐसा नहीं आता और 4 ऑप्शन आ जाए और आपको इन तीनों में से किसी एक को चूज करना पड़े तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी दोस्तों? अर्नेस्ट बारकर होगी। ठीक है दोस्तों, अगली बात, आखिरी बात हम प्रस्तावना की देखने जा रहे हैं। संविधान में या संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप, संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप हमारे देश में कहाँ से लिया गया दोस्तों? यूएसए से। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना यूएसए से प्रभावित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना यूएसए से क्या है दोस्तों? प्रभावित। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं आपको, पूरा ध्यान से देख लेना सब लोग। इतने सारे फैक्ट हैं कि प्रस्तावना में इसके बाहर कोई सवाल नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, आप देखना प्रस्तावना से संबंधित तथ्य की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है दोस्तों? 2 बार हुआ है। प्रस्तावना में लोक शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ? 1 बार हुआ। प्रस्तावना में नागरिक शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ दोस्तों? 1 बार हुआ। प्रस्तावना में अभी तक संशोधन कितनी बार हुए हैं? 1 बार हुए। कौन सा संशोधन हुआ है यहाँ पर? 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। इससे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा और अखंडता। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द जो है उसे कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ठाकुरदास भार्गव और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ने प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। के मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। अर्नेस्ट बारकर, के मुंशी और ठाकुरदास भार्गव तीनों ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या की नोट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा है। संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप कहां से लिया गया दोस्तों? यूएसए से लिया गया। या भारत के संविधान की प्रस्तावना किससे प्रभावित है? प्रस्तावना से, भारत के संविधान की प्रस्तावना यूएसए से प्रभावित है। ठीक है दोस्तों, यहां हमारे बेसिक टॉपिक तो प्रस्तावना का क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। अब हमें बात करनी है दोस्तों क्वेश्चंस की। तो दोस्तों मैं आईएएस और आरएस मेंस के अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन और प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन आपसे कल डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। ठीक दोस्तों, आप हमारे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे ताकि हमें मोटिवेशन इससे मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।